Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. So the paper that we're doing today, it's from May, June 2019. It's P4 variant 43. Question 1. Figure 1.1 shows a distance time graph for a cyclist traveling between points in V on a straight P and V on a straight road. ठीक है. Describe the motion between Q and R and S and T. तो हमारे पास कौन सा ग्राफ है? हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. पहले तो हम बताएंगे कि ग्रेडियंट में क्या होता है डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ में, फिर हम बताएंगे कि एरिया अंडर में क्या होता है. ठीक है. तो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स. तो y एक्सेस पे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, और एक्सेस पे हमारे पास है टाइम. ठीक है. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास स्पीड. ठीक है. तो ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड. ठीक है, सही. अब हमें क्या बताना है कि Q एंड R के बीच में क्या चल रहा है. अब आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है. हमारा ग्रेडियंट मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, तो बेसिकली कांस्टेंट है. ठीक है. दिस मैं आपको बताती हूँ. दिस इंडिकेट्स दैट आवर ग्रेडियंट इज़ कांस्टेंट. दिस इंडिकेट्स दैट आवर ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो. ठीक है. दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आवर ग्रेडियंट इज़ बेसिकली क्या कहते हैं, रुको एक मिनट. हाँ, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आवर ग्रेडियंट इज़ कांस्टेंट. ठीक है. और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन हो रही है, क्योंकि स्पीड आपको नज़र आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है. पहले स्पीड इस तरह थी, फिर इस तरह, मतलब आपको समझ आ रहा है कि स्पीड इंक्रीज़ करिए लेकिन उसका रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. ये हमारे पास मैंने कुछ ऐसी जनरली बता दी. अब हम पहले बात करते हैं Q एंड R. Q एंड R में हमें दिख रहा है कि ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब कांस्टेंट है हमारा ग्रेडियंट. बेसिकली डिस्टेंस कांस्टेंटली इंक्रीज़ करिए टाइम के साथ, मतलब स्पीड कांस्टेंट है हमारी. ग्रेडियंट कांस्टेंट है Q और R के बीच में. तो हम लिखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड भी लिख सकते हैं. R एंड S में आपको नज़र आ रहा है कि रेट जो हमारा वेलोसिटी का है, ठीक है, पहले ये रेट ये था, फिर ये रेट कम हो गया. आपको नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ तो कर रही है, मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज़ का रेट कम हो रहा है. जब इंक्रीज़ का वेलोसिटी का रेट कम होता है तो उससे क्या बोलते हैं? डीसेलरेशन. जब वेलोसिटी का इंक्रीज़ का रेट ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन नज़र आ रही है और यहाँ पर हमें डीसेलरेशन नज़र आ रही है. देखिए यहाँ पहले इस तरह लाइन थी, फिर ये हो गई. यहाँ ऑपोजिट है, पहले यूँ लाइन थी, फिर यूँ. यहाँ पर रेट इंक्रीज़ कर रहा है T और U के बीच में, और R और S के बीच में रेट डिक्रीज़ कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास डीसेलरेशन है, यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन है. तो हमें R और S के बीच में पूछा हुआ है, तो हम लिखेंगे डीसेलरेशन. ठीक है. S एंड T में क्या है? हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है. डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही. अगर आप एक जगह ही खड़ा कर डिस्टेंस ना इंक्रीज़ हो रहा है ना बढ़ा, आपकी वेलोसिटी की आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है मोशन का, पूछा हुआ है ना कि क्या हो रहा है. हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं नो वेलोसिटी या कांस्टेंट डिस्टेंस. हमें बताना पड़ेगा दैट द पर्सन इज स्टेशनरी. नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पीड बिटवीन U एंड V. तो U एंड V हमारे पास यहाँ पर है. ठीक है. ये U एंड V है. इसमें हमारी स्पीड कैलकुलेट करनी है. स्पीड किस तरह होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि हम बेसिकली एवरेज स्पीड निकालें तो हम करेंगे एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्टेंस हमारी कितनी चेंज हुई है? यहाँ पर U आ रहा है अराउंड यहाँ पर, दिस इज़ 500. ठीक है. 420, 440, 460, 480, 500. सो दिस विल बी अराउंड 440. और ऊपर आ रहा है 600. पर डिस्टेंस है हमारा 600 माइनस 440 मीटर्स है. हाँ मीटर्स है. एंड टाइम कितना टाइम ले रहा है? 300 से लेकर 400, मतलब 100 सेकेंड्स. ठीक है, अपॉन 100.
तो आंसर हमारे पास आ रहा है, डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, हाँ 600 माइनस 440 गिव्स अस अराउंड 160, तो आ रहा है 160 अपॉन 100, तो आंसर आ रहा है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर पॉइंट वी, ठीक है, वी देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। The straight road continues down a steep hill. The cyclist travels down the steep hill. He does not apply the brakes and all resistive forces can be ignored. Sketch a possible motion for the cyclist after V. अगर cyclist V के बाद steep hill से directly गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन बढ़ेगी। समझ आ रही है आपको? अगर हमने रेजिस्टेंस वगैरह हटा दिया, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है ना, जैसे क्योंकि कोई चीज़ बगैर रेजिस्टेंस के नीचे गिर रही होती है, अब वो बगैर रेजिस्टेंस के स्टेशनरी रोड पे नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, अब क्या होगा कि हमें एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें पता है कि इट्स गोना एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि एक्सेलरेशन इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे एंड लाइन अराउंड अपवर्ड्स कर्व करेगी। दिस शोज एक्सेलरेशन बेसिकली। ठीक है, सही। अब क्या होगा, okay, we're done with that question. Question number 2. Figure 2.1 is the top view of a small ship of mass 1.2 into 10 to the power 6 kg. The ship is moving slowly sideways at 0.04 meters per second as it comes into dock. ठीक है, शिप आपको नजर आ रहा है, डायरेक्शन इसकी मूवमेंट की क्या है, मैं स्पीड बता रहा है। ये शिप है, डॉक में खड़ी है, लार्ज वुडन पिलर्स के अगेंस्ट मूव कर रही है। ठीक है, उसका टॉप व्यू दिया हुआ है और हमें शिप का मास भी दिया हुआ है। The ship hits the wooden pillars which move towards the dock wall. Calculate the kinetic energy of the ship before it hits the pillars. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, 0.5 इंटू मास कितना है इसका, 1.2 इंटू 10 to the power 6 kg, और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 0.04 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, ये स्क्वायर लगेगा हमारे पास, आंसर आ रहा है हमारे पास अराउंड 960 joules because energy or work done is joules. The ship is in contact with the pillars for 0.3 seconds as it comes to rest. Calculate the average force exerted on the side of the ship. So ये 0.3 seconds के लिए ये इतनी एनर्जी से उसको आकर हिट कर रहा है। ठीक है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम को यूज़ करके। समझ आ रही है आपको? ये तो फिर हम एक्सेलरेशन निकाल लें और उससे फिर हम एफ इज इक्वल्स टू एम ए वाला यूज़ कर लें, पर आई प्रेफर चेंज इन मोमेंटम क्योंकि वो ज़्यादा आसानी होती है, हाँ कि नहीं? तो हम बोलेंगे फोर्स इंटू टाइम गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज हमारे पास क्या है, 1.2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0.04। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, पहले हम मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, पहले मोमेंटम निकालते हैं। 1.2 मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी 10 to the power 6 इंटू 0.04। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास अराउंड 4.8 इंटू 10 to the power 4 kg meters अपॉन सेकेंड्स। ठीक है, और टाइम फिर हमारा ऑब्वियसली फोर्स इनटू टाइम, ये हमें चेंज मोमेंटम बता रहा है, हाँ कि नहीं? तो फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे उसको। सही है, टाइम कितना है हमारे पास, 0.03 सेकेंड्स। तो फोर्स हम किस तरह निकालेंगे, 4.8 इंटू 10 to the power 4 अपॉन 0.3, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पर नीचे डिवाइड हो गया आकर। ठीक है, तो इससे हमारे फोर्स का आंसर बन रहा है अराउंड 1.6 10 to the power 5 न्यूटन्स। ठीक है, assume that the kinetic energy used in A is used to do work in moving the pillars. Calculate the distance moved by the pillars. अब आपको पता है कि हमने
फोर्स भी निकाल लिया है, ठीक है, और हमने एनर्जी भी निकाल ली है, मतलब वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा वर्क डन अपॉन फोर्स, और वर्क डन हमने कितना निकाला था, वर्क डन, ये एनर्जी हमने निकाली थी 960 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द मीटर्स 10 टू पावर 5, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर्स होगा ना, हाँ। ये तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, यू नो, क्योंकि सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये 100 से डिवाइड होता है, सही, सो 100 से मल्टीप्लाई होता है। Dock walls sometimes have pillars replaced with rubber car tires ताकि डैमेज कम हो, ठीक है। कि अगर वो पिलर से टकरा के रिबाउंड कर रहा है तो बेटर है कि वो रबर टायर से टकराए। Explain how this reduces the possibility of damage when a boat docks। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली वो कोलाइड होगा ना उससे, तो वो रबर टायर अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जाता है, और उनके साथ टाइम, कोलिजन का टाइम इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास डैमेज लेस होगा। तो हम ये लिखते हैं, ठीक है, स्मॉलर फोर्स ऑन शिप एज इंक्रीज्ड टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Figure 3.1 shows a small submarine submerged below the level of the sea, ठीक है। सी की सरफेस हमें नज़र आ रही है कि हाइट कौन सी उस पर 3.0 10 to power 3 मीटर्स, इतनी हाइट से नीचे सरफेस से, ठीक है। हमारे पास सबमरीन, हमें पानी की डेंसिटी भी दी हुई है, दिस डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1030 kgs per meter cube। Calculate the pressure due to the sea water on top of the submarine when it is 3 into 10 to power 3 meters below the surface। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर बिलो लिक्विड, प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। रॉ हमें डेंसिटी दी हुई है 1030, ठीक है, और जी है 10, और हाइट है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर अराउंड 3.1 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.1 into 10 to the power 7. Next, the submarine emits a pulse of sound to detect other objects in the sea. The speed of the sound in sea water is 1500 meters per second. An echo is received with a time delay of 0.5 seconds after the original sound is emitted. Calculate the distance between the submarine and the other object. Obviously हमें distance निकालना है, तो distance is equals to speed into time। तो speed है हमारे पास 1500 and time है 0.5। तो आंसर आ रहा है हमारे पास, हाँ, आंसर आ रहा है हमारे पास 380 meters, ठीक है। Another pulse of sound is emitted through the air when the submarine is on the surface. An echo is received from a second object that is in the air. The echo that is received after 0.5 seconds after the pulse of the sound is emitted. Calculate the distance। Obviously क्या है, साउंड जो हमारा अब एयर में गया, ये पानी के पहले हमने निकाला, पानी में साउंड कितने डिस्टेंस से था, ठीक है। अब हम एयर का बताएंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि एयर में कितनी हमारे पास स्पीड ऑब्वियसली उससे तो अलग होती है ना, पानी से। तो क्या हमें उससे बोला हुआ है, कंपेयर द डिस्टेंसेस of the second object from the submarine with the distance calculated in B1, ठीक है। Tick one box and give a reason for your answer। तो क्या मतलब है, आपको पता है कि साउंड जो है, ठीक है, वो साउंड का स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी साउंड हो, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ऑब्वियसली हमारे पास लिक्विड है सी वाटर और गैस है एयर, ठीक है। अब सी वाटर में साउंड की स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों में टाइम क्या है, कांस्टेंट है।
अब एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है. स्पीड ज़्यादा किसकी है? सी वाटर की ज़्यादा है देन एयर. तो डिस्टेंस किसका कम होगा? एयर में डिस्टेंस कम होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम इक्वल है लेकिन स्पीड कम है. स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर इन एयर दैन इन लिक्विड. स्पीड ऑफ साउंड lower in gas than liquid. ठीक है. Number 4. Water molecules escape from the atmosphere from water boiling in a pan. Water molecules evaporate from the surface of a bowl of cool water and escape into the atmosphere. Stage 2 is in which boiling is different from evaporation. Obviously हमें पता है कि पहले तो evaporation सिर्फ surface से होती है and boiling throughout the liquid होती है. So in which boiling is different. So occurs throughout the liquid. और एक और चीज़ क्या डिफरेंट है बॉइलिंग की कि only occurs at a specific temperature. Only occurs at one temperature. Yeah, boiling point. Figure 4.1 shows a heater in a metal block. अभी हमारे पास metal block है, electric heater है, thermometer है. The power of the heater is 370 watts and it is switched on for 4 minutes. The metal block has a specific heat capacity of 420 joules per kg centimeters and a mass of 5 kgs. Calculate the increase in temperature of the block. Assume that all the thermal energy from the heater is transferred to the block. तो हमें ये बोलना है कि हमें लग रहा है कि कोई हीट लॉसेस है नहीं, सारी एनर्जी जो वो दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर वही की वही ब्लॉक में मिल रहा है. ठीक है. तो पहले तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि हमें पता है कि पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, एनर्जी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें टेम्परेचर इंक्रीज निकालना है. आपको पता है हम यहाँ पर दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे. एक तो हमारे पास होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. ठीक है. और एक तो हमें इसका यहाँ पर ये निकालना है, लेकिन हमें मास दिया हुआ है, हमें ये भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है. ठीक है. लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं है. एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे? हम निकालेंगे पावर एंड टाइम से, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. तो पावर हमारे पास है 370 और टाइम हमारे पास 4 मिनट्स 4 इंटू 60 सेकेंड्स होगा बेसिकली. ठीक है. तो आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अराउंड 89,000 जूल्स. ठीक है. और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज किस तरीके से निकालेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन मास इंटू सी. एनर्जी है 89,123,000 अपॉन मास कितना हमारे पास 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 420. तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 42 डिग्रीज सेल्सियस. नेक्स्ट, figure 5.1 shows a cross section of the inside of a vacuum flask containing a cold liquid. The walls of the vacuum flasks are made up of glass. तो हमारे पास एक वैक्यूम है, हमारे पास एक वैक्यूम फ्लास्क है, ऊपर स्टॉपर है, हमारे पास एक वैक्यूम है, दो ग्लास के सर्फेसेस हैं और दोनों बीच में सिल्वर्ड सर्फेसेस हैं. ठीक है. द वैक्यूम फ्लास्क इज बीइंग यूज्ड टू कीप अ लिक्विड कूल ऑन अ हॉट day. Explain how the labeled features of the vacuum flask keep the liquid cool by reducing thermal energy transfer, including the name of the processes involved. ठीक है. तो पहले क्या होगा कि जो हमारे पास ऑब्वियसली सिल्वर्ड वॉल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को. ठीक है. तो हम लिखते हैं सिल्वर surfaces reflect infrared radiation. ठीक है. They are good reflectors and poor emitters या absorbers of heat. ठीक है.
फिर ग्लास भी एक बुरा कंडक्टर है, ग्लास भी एक बेसिकली इंसुलेटर है, ठीक है। तो क्या करता है, ग्लास इज अ पुअर हीट कंडक्टर, therefore reduces heat gain, ये हमें लिक्विड को कूल रखना है, तो reduces heat gain by conduction, ठीक है। एंड वैक्यूम अगेन, जो हीट होती है वो सबसे मतलब वैक्यूम में कम होती है, ठीक है। सो वैक्यूम प्रिवेंट्स हीट गेन बाय कन्वेक्शन। ऑब्वियसली वैक्यूम में सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है बाय रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है सॉलिड्स में, कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। फिर हम ये भी लिख देंगे कि स्टॉपर भी हीट गेन को रिड्यूस करता है, also heat gain by convection, ठीक है। And we should give a suitable material for the stop, anything that does not conduct heat। क्या चीज़ें हीट को कंडक्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, तो हम लिख देते हैं प्लास्टिक, रबर। But like, do you guys know what's a cork? It's like जैसे आपके पास it's basically made out of wood. It's, you know, like this paper mache होता है and you can make things out of it. So basically out of wood paper mache they make corks, and it's usually used in alcohol bottles or in decorations. इस तरीके की चीज़ों में use होता है. Next, number 6. Figure 6.1 shows wave fronts of a wave approaching a narrow gap and passing through the gap. The wavelength is lambda. Next, state the name of the process that occurs as the wave passes through the gap. आपको नज़र आ रहा है कि वेव, देखें पहले स्ट्रेट लाइंस थी हमारे पास वेव फ्रंट्स, फिर वेव फ्रंट्स कर्व्ड हो गए, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। A wave with a wavelength of मैं इसका नाम भूल जाती हूँ बार बार, a wave with a wavelength of lambda upon 2 approaches the same gap. अब wavelength हमारा हाफ हो गया, तो इसमें हमारा उसका क्या होगा, हमारे स्प्रेडिंग का क्या होगा, स्प्रेडिंग इसमें कम हो जाएगी, डायफ्रैक्शन इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले तो हम अपनी वेवलेंथ को ऑब्वियसली ऊपर वाले से हाफ ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है। ये हमारी वेव फ्रंट्स आ गए, ठीक है। पहले तो मैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वी नीड टू ड्रॉ वेव्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेव लेंथ, आई मीन हाफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, हमारे जो ऊपर फिगर में दिया हुआ है उसकी हाफ, हमने वही किया, ठीक है। और हमें राइट और लेफ्ट दोनों पे सेम वेवलेंथ दिखानी और स्प्रेडिंग कम दिखानी, क्योंकि डायफ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है अगर हमारे पास वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ और डायफ्रैक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी कम वेवलेंथ उतनी कम डायफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जैसे ऊपर हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डायफ्रैक्शन हुई है, मैं इसको बल्कि उससे भी कम कर देती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर से कम डायफ्रैक्शन हुई है, ठीक है, ऊपर कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड है। Table 6.1 shows 5 different types of electromagnetic waves. In the blank column in Table 6.1, write the numbers 1 to 5 to show the order of the wavelength. Write 1 for the wavelength of the shortest wavelength and 5 for the wave with the longest wavelength. We have, पहले तो हमारे पास होगा gamma rays, ठीक है, gamma rays, ठीक है। फिर हमारे पास होगा X rays, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर क्या कहते हैं इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स।
ठीक है। अब क्या होगा, वेवलेंथ हमारी सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ऑब्वियसली टुवर्ड्स द राइट इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ज़्यादा एनर्जी। गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स की क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें बताना है इन ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, राइट, वन विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो ऑब्वियसली एक्स रेज के ज़्यादा करीब होगी, गैमा रेज के ज़्यादा करीब होगी, वो उसको हम वन करेंगे, राइट। वन फॉर द वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हमें पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर गैमा रेज की है, तो गैमा रेज की ऑब्वियसली हमारे पास फिर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट है। फिर गैमा के बाद हमारे पास है एक्स, तो एक्स को हम 2 करेंगे। फिर आता है अल्ट्रा वायलेट, तो 3। फिर आता है विजिबल, हमारे पास विजिबल लाइट दी हुई, हाँ 4। फिर आता है माइक्रोस, ऑब्वियसली वो 5 ही होगा, सही है, ओके। लेट मी जस्ट करेक्ट द मार्किंग स्कीम एंड वी आर करेक्ट। स्टेट द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन एयर। ये आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स एयर में होती हैं अराउंड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। पता है कोई कैसे पता होना चाहिए, इज़ बिकॉज सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एयर में उतनी ही होती हैं जितनी वो वैक्यूम में होती है ऑलमोस्ट, और वो सबकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, सबकी यही स्पीड होगी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। A radio station transmits radio waves with a frequency of 86 megahertz. Calculate the wavelength of these radio waves. Obviously हमें पता है V is equals to F lambda आएगा इसके अंदर, lambda is equals to V upon F. V हमारे पास हमें पता है कि 3 × 10⁸ है सबकी, और फ्रीक्वेंसी है 96 मेगाहर्ट्ज, 96 × 10⁶, ठीक है। तो आंसर हमारा अराउंड यहाँ पर आ रहा है 3.1 meters, ठीक है। Okay, question number 7. Figure 7.1 shows light approaching a boundary between two materials at speed v. The speed of the light after crossing the boundary is 1.3 v. आपको नज़र आ रहा है कि जब ये बाउंड्री 1 से बाउंड्री 2 में एंटर हुआ, इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। स्पीड इंक्रीज़ मतलब है कि मटेरियल की डेंसिटी कम हो गई, मतलब बाउंड्री 2 की डेंसिटी बाउंड्री 1 से कम है, तभी स्पीड हमारे पास इंक्रीज़ हुई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये हमारा है नॉर्मल, दिस इज़ आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी लाइट रे होनी थी अगर दोनों मटेरियल्स की मीडियम सेम होती, तो हमारा लाइट रे होता, एंड दिस वुड हैव बीन आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, डेंसर मटेरियल है, तो हमारा जो लाइट रे है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे अब ये होगा इस तरीके से, दिस विल बी आवर न्यू लाइट रे, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारा नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, एंड दिस विल बी मोर दैन आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आ रही है आपको? तो पहले तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारा ये 90 डिग्रीज यूँ है, सो 90 - 50 गिव्स अस 40, so angle of incidence will be 40 degrees. And then we have to find the angle of refraction which is more than 40. हमने देखा क्यों? क्योंकि जो हमारा light ray है it is moving away from the normal, so it will be more than 40. तो हम ढूंढेंगे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू हमारे पास होगी 1.3 बिकॉज ये हमें स्पीड की दिया हुआ है 1 and 1.3, तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करके भी देखिए तो आपकी n का आंसर आएगा 1.3, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, साइन i अपॉन साइन r, क्योंकि साइन i हमारे पास है इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, साइन i अपॉन n इज इक्वल्स टू बाकी साइन -1, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और साइन i में हमारे पास है इंसिडेंस के लिए ऑब्वियसली हमारे पास है 40 और n के लिए हमारे पास है 1.3, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 40 अपॉन 1.3। तो आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर
57 degrees. That will be our angle of refraction, and as you can see, it is more than 40 degrees. Okay, question number 8. Figure 8.1 shows a 240 volts main supply connected to an air conditioning unit and a freezer. A fuse X has been placed in the circuit as shown. The freezer has an operating power of 700 watts. Calculate the current in the freezer. ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो मेन वोल्ट्स है वो 250 है, सॉरी 250 है, हाँ 240 वोल्ट्स, एंड देन जो पावर हमारे पास है वो ये जो जा रहा है दैट इज 700 वॉट्स. अगर हमारे पास वोल्टेज और पावर हो तो हमें निकालना है करंट. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली P इज इक्वल्स टू आई वी. ठीक है, तो हमें I निकालना है, therefore I इज इक्वल्स टू P अपॉन V. पावर हमारे पास है 700 और V हमारे पास है 240. The answer would have is 2.9 amperes. Amperes लिखना मत भूलिएगा because it is the unit of current. कभी भी unit लिखना मत भूलिएगा. The maximum operating current on the air conditioner is 7.5 amperes. मतलब 7.5 amperes के ज़्यादा current होगा तो फिर हमारे पास issues हो जाएंगे हमारे air conditioning में. It can damage it. Fuses of current rating 1 ampere, 3 ampere, 5, 10 and 13 ampere and 30 ampere are available. Suggest a suitable rating for fuse X. Give two reasons for your answer. Obviously कि हमें एक ऐसा चूज़ करना है जो कि अगर इतना करंट, इससे ज़्यादा करंट हो तो हमारा एयर कंडीशनर डैमेज ना हो. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम यूज़ करेंगे 13A का फ्यूज़. अब मैं आपको बताऊँगी क्यों 13 एम्पियर्स. पहला तो हमारा रीज़न ये है कि हमारे पास जो पहला वाला करंट है ना, अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में. ठीक है, ये मैक्सिमम करंट ले रहा है 7.5 और ये मैक्सिमम करंट ले रहा है 2.9. दोनों का ऐड करें कितना हो रहा है, 10 से अबव हो रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, 10 से अबव हो रहा है. तो अगर हमने 10 एम्पियर का ले लिया, ठीक है, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा ही नहीं. समझ आ रहा है आपको? 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा ही नहीं, फ्यूज़ उड़ जाएगा और ये दोनों ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर 13 एम्पियर से ज़्यादा गया, 13 एम्पियर से ज़्यादा गया तो ऑब्वियसली ये डैमेज हो जाएंगे. अगर आप 7.5 और 2.9 को ऐड करें, आपको मिल रहा है अराउंड 10.4. ठीक है, 10.4 मिल रहा है. तो आपको चाहिए 10.4 से ज़्यादा. 10.4 से कम नहीं हो सकता, वरना दोनों अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो रीज़न 1 क्या होगा, 2.9 प्लस 7.5 इक्वल्स 10.4. और हम लिखेंगे if less than 10.4 amperes, then appliances won't work as the fuse would blow when appliances are operating normally. ठीक है, हालांकि 10 एम्पियर्स पर अप्लायंसेस को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फ्यूज़ उड़ जाएगा तो अप्लायंसेस काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्लायंसेस को एटलीस्ट 10.4 एम्पियर्स चाहिए काम करने के लिए. ठीक है, व्हेन द अप्लायंसेस आर ऑपरेटिंग. नेक्स्ट, इफ़ द फ्यूज़ इज़ टू हाई, ऑब्वियसली अगर इससे 13 एम्पियर है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, देन ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा होगा एंड दैट विल बी डेंजरस, राइट. सो इफ़ fuse is too high value of current would
enter circuit and damage appliances. ठीक है. And it is also, आप ये भी लिख सकते हैं, will be dangerous to people, will be dangerous to everything around the circuit. A fuse is made out of a short length of wire. Explain why fuses of higher ratings are made of thicker wires. अब वायर की एरिया का फ्यूज से क्या कनेक्शन है? आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा. आर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. ठीक है, लेंथ मतलब थिकनेस ऑफ द एरिया मतलब थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस से रिलेटेड है. क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी. अब आपको दिख रहा है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी. समझ आई? जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट अलाउ होगा. मैं वापस बताती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एरिया, ठीक है, या थिकनेस इज इनडायरेक्टली proportional to resistance. Therefore, higher area is equals to lower resistance. मतलब इस फ्यूज़ में, जिस फ्यूज़ में वायर ज़्यादा थिक होगा उस फ्यूज़ में ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगी. अगर उस वायर में रेजिस्टेंस कम होगी फिर lower resistance means higher currents can pass through. तो फिर इसमें क्या होगा? Fuse will melt at a higher current. Fuse will melt at a higher current. और ये मैंने किस तरह मैंने बोला है ये, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड ये मैंने लिख दिया. ठीक है, या आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. मैंने आपको फार्मूलाज के वर्ड्स में लिखवाया, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. रियली डजंट मेक अ डिफरेंस. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. से 2 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है सोलर है, विंड है, हमारे पास जियोथर्मल है, वी हैव टाइडल, वी हैव सो मेनी थिंग्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक. पर जो मेन होती हैं वो ऑब्वियसली हम सोलर और विंड लिख देती हूँ. State one social, economic or environmental disadvantage to one of your answers. ठीक है, अब हम ये आपका सबसे आसान है आई थिंक सोलर के बारे में लिखना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल या विजुअल पोल्यूशन होती है, द सन इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल. कभी कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, इसकी वजह से वो आपका इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं होती. सोलर जो हमारे पैनल्स होते हैं वो बहुत सारा स्पेस भी लेते हैं. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ सोलर पैनल्स टेक अप ए लॉट ऑफ स्पेस विच मीन्स इट इज़ विजुअल पोल्यूशन. एंड इसका और मैंने क्या बताया था? हाँ, सन इज़ नॉट ऑलवेज available. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ये हमारे पास क्या चीज़ है? दिस इज एन LED. ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, सॉरी LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सॉरी लाइट डायोड नहीं, सॉरी LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. आपको नज़र आ रहा है रेजिस्टर, एरोज आ रहे हैं, मतलब लाइट आ रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब हमें बनाना है ट्रूथ टेबल फॉर एन और गेट. ठीक है, आपको पता है एन और का ऑपोजिट होता है, तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ. पहले मैं एंड याद करती हूँ और मैं और याद करती हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं एन एंड और एन और करती हूँ. तो आपको पता है कि पहले हमारे पास इनपुट्स होते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड आउटपुट. अब हम अपने वो लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अगर हमारे पास और होता तो 0 0 होता तो आउटपुट होता हमारे पास 0, लेकिन क्योंकि इट्स एन और तो हमारे पास होगा 1. अगर और होता और हमारे पास 0 1 होता तो हमारा आउटपुट होता 1, लेकिन सिंस इट्स एन और आउटपुट विल बी 0. एंड अगेन ओवर हियर वापस
एंड अगर हमारे पास और गेट होता एंड 1 1 होता तो आउटपुट होता 1, बट बिकॉज इट्स एन और द आउटपुट विल बी 0. ठीक है. Figure 9.2 shows the connection between two logic gates. पहले तो हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट है, ये वाला. ऊपर वाला हमारे पास एन एंड गेट है और नीचे वाला हमारे पास और है एन एंड, और नीचे वाला हमारे पास है और. ठीक है. अब क्या हो रहा है हमारे पास, कंप्लीट द ट्रूथ टेबल शोन इन फिगर 9.1 फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें इनपुट्स दिए हुए हैं ए एंड बी के, जिसका आउटपुट होगा डी. ए एंड बी का आउटपुट होगा डी, लेकिन डी और सी एक अलग से इनपुट होंगे जिनका आउटपुट होगा, सी और डी एक अलग से इनपुट होंगे जिनका आउटपुट होगा ई. ठीक है. तो पहले मैं यहाँ पर जो ना एरोज बना लेती हूँ ताकि आसानी हो. ए और बी का आउटपुट होगा डी. ठीक है. और डी और सी का आउटपुट होगा ए. बल्कि डिफरेंट कलर से बना लेती हूँ. डी और सी का आउटपुट होगा हमारे पास ए. ठीक है. जैसे मैंने बताया आपके पास पहले हमारे पास एन एंड गेट है और नीचे हमारे पास और गेट है. सेम. पहले तो हम एन एंड गेट के सारे फॉर्म कर लेते हैं. अगर हमारे पास एन एंड गेट में हमारे पास 0 और 1 हो तो हमारा आउटपुट क्या होगा 1. एन एंड गेट में हमारे पास 1 और 0 हो तो ऑब्वियसली वापस आउटपुट होगा 1. एन एंड गेट में अगर हमारे पास 1 1 हो तो आउटपुट होगा 0. वापस नीचे 1 1 आ रहा है तो आउटपुट होगा 0. अब हम बात करते हैं और गेट की. और गेट में अगर हमारे पास इनपुट हो 1 1 तो आउटपुट होगा 1. वापस से 0 0 हमारे पास आउटपुट होगा 0. 0 1 हमारे पास आउटपुट होगा 1. सही है. तो ये हमारे पास हमारे सारे आउटपुट्स आ गए. ठीक है. Referring to a simple electron model, state what distinguishes electrical conductors from electrical insulators. अब electrical conductors और insulators में क्या difference है? Obviously electricity क्या conduct करता है? हमारे पास जो electrons होते हैं, delocalized electrons या ions जो freely move करते हैं वो conduct करते हैं, और ये insulators में नहीं होते. ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ, conductors have free या delocalized electrons. ठीक है. which move freely, transferring electricity which inductors don't have. ये इनके बीच में simple difference होता है. Question number 10. Figure 10.1 shows a simple alternating current generator. अब हमारे पास AC generator है. ठीक है. On figure 10.2, sketch a graph to show how the EMF induced varies for one rotation of the coil. Assume that this coil starts in a horizontal position and shows in figure 10.2. Label the points on the time axis where the coil has completed. Label the points on the time axis where the coil has completed 1/4 of a revolution and 1/4 of a revolution. अब AC जनरेटर में क्या होता है, हमारे पास 80 AC करंट प्रोड्यूस होता है. हम खुद कोयल को रोटेट करते हैं और एंड में हमारे पास AC करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब हमें EMF का बताना है एक रोटेशन का. ठीक है. एक रोटेशन में तो इसको क्या बोलते हैं, सेंसोरियल ग्राफ बोलते हैं. ठीक है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. जब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त हमारा जो हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोयल में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जिसमें भी मूव कर रहे हैं, इन पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ये अपवर्ड्स या तो फिर डाउनवर्ड्स, विच इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फोर्स. मतलब यहाँ पर इन पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है. समझ आ रही है आपको? तो इस वक्त इस पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. तो हम ग्राफ शुरू करेंगे फ्रॉम अ मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है.
ये हॉरिजॉन्टल क्योंकि शुरू हो रहा है तो हमारा ईएमएफ मैक्सिमम से शुरू होगा, ठीक है, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ये मिनिमम पे, फिर वापस मैक्सिमम पे, वापस मिनिमम पे, फिर वापस मैक्सिमम पे. दिस इज साइकिल फॉर वन रोटेशन, ठीक है. अब ये हमारा ऑब्वियसली स्टार्ट हो रही है साइकिल, तो दिस इज़ अ टाइम 0. दिस इज़ हमारी पूरी एक साइकिल, ठीक है, तो दिस इज़ द एंटायर टाइम. यहाँ पर हमारा, ठीक है, टाइम होगा टाइम अपॉन 2 हाफ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1/4 टाइम है, ठीक है, तो हम लिख देंगे टाइम अपॉन 4. और ये जो हमारा है दिस इज़ टाइम 3/4, मतलब ये 3/4 टाइम है हमारे पास, ठीक है. ये मैंने लेबल भी कर दिया. ओके फाइन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई EMF इज़ ओनली इंड्यूस्ड व्हेन द कॉइल इज़ टर्निंग. क्योंकि जब कॉइल टर्न होगी सिर्फ तब ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट होगी. जब मैग्नेटिक फील्ड कट होती है तब ही हमारे पास EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो मैं लिखती हूँ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, caused by coil cutting magnetic field, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड को जब कॉइल कट कर रही होती है तब ही इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है. स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स लेबल P and Q एंड स्टेट देयर पर्पस. P and Q पे क्या हमारे पास, अच्छा, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लिप रिंग्स. ये मेक श्योर करती हैं, एक नाम स्लिप रिंग्स, ये मेक श्योर करती हैं कि हमारे पास करंट कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो जबकि कॉइल रोटेट कर रहा है, तो आपका ऐसा होता है कि वो करंट को कट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. स्लिप रिंग्स की वजह से वो जो एंड पॉइंट है कॉइल का वो हमेशा हमारे वायर्स के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है. सो प्रोवाइड कंटिन्यूअस connection while coil rotates, ठीक है. Step 2 changes that could cause a larger EMF. larger EMF तो होगा या तो फिर हम coil की speed चेंज कर दें, इंक्रीज कर देंगे, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं coil के उनको इंक्रीज कर दें, या हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, स्ट्रेंथ जो है. तो पहला रीज़न है इंक्रीज स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड, इंक्रीज रोटेशन, या तो फिर मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है. ये हो गया हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 11. Americium is a radioactive isotope. A nucleus of americium contains 95 protons and 146 neutrons. It decays by emitting an alpha particle to form a nucleus of an isotope of neptunium. Write down the nuclear equation for the decay of americium to neptunium. ठीक है, हमें americium का decay दिखाना है, ठीक है. तो हमें पता है कि americium हमारे पास है Am, प्रोटॉन्स इसमें 95 एंड न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. हमें न्यूक्लियॉन्स नहीं बताया हुआ, हमें न्यूट्रॉन्स बताया हुआ है. सो इट्स 95 प्लस 146, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 241, ठीक है. और ये जब डिके करेगा अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा, उसका मास होगा 4 और ये हमारे पास होगा 2. प्लस नेपट्यूनियम हमें पता है, अगर हम 241 में से 4 माइनस करें तो आंसर आएगा हमारे पास 237. And 95 minus 2 gives us 93. It's like a mass equation basically. Next, ionization smoke detectors contain americium and 2 small electrodes with a small voltage between them. The air between the electrodes is ionized by the alpha particles so that there's a small electric current between the electrodes. ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स में हमारे पास 2 electrodes होते हैं, उसमें americium होता है, ठीक है. तो americium की वजह से जब वो डिकेड होता है तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है. दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट कैरी करते हैं. अब हमें स्मोक का इफेक्ट बताना है. अगर स्मोक आ गया तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट रुक जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं
उनको स्मोक पार्टिकल्स सराउंड कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में. तो आवर सजेशन विल बी करंट डिक्रीजेस, या आप स्टॉप भी लिख सकते हैं. स्मोक पार्टिकल्स सराउंड, या आप ये भी लिख सकते हैं अब्जॉर्ब alpha particles, not allowing them to conduct electricity. ठीक है. Suggest 2 reasons for using an alpha particle emitter in a smoke detector. अच्छा, इसका रीजंस क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑब्वियसली बीटा और गामा से ज़्यादा आयनाइजिंग होते हैं, तो वो मतलब आयनाइजिंग ज़्यादा होते हैं, तो वो हम और उनका रेंज भी शॉर्ट होता है, और जो वो बहुत कम जो ना पेनिट्रेशन उनकी सबसे लो होती है, सबसे लो पेनिट्रेशन होती है और सबसे शॉर्ट रेंज होता है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाते और ज़्यादा हार्म नहीं करता है. ठीक है. सो हम लिखते हैं हाईली ionizing and low penetration, और एक और रीज़न है short range in air, therefore safer to use. ठीक है. इन दोनों रीजन की वजह से वो ह्यूमंस को इतना हार्मफुली इफेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. This is our video for today. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.